हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 केमिस्ट्री। लास्ट टाइम पे हमने थर्ड चैप्टर जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, उसमें हमने एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से वेरिएट करती हैं वो ग्रुप्स में एंड पीरियड्स में। नेक्स्ट हम लेते हैं, ये सारी ट्रिमेंडस प्रॉपर्टीज़ हैं जो पीरियोडिसिटी दिखाती हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोला जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय आई ई। आई इज़ आयनाइजेशन, ई इज़ एंथैल्पी और एनर्जी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, नाम से आपको पता चला होगा। आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि किसी एटम को हम जब आयन में कन्वर्ट करेंगे, आयन में कन्वर्ट करने के लिए हम जो एनर्जी उसे देंगे उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। लिखा भी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। कि किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए, निकालने के लिए जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़रूरत होगी उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम एटम कौन सा लेंगे, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम लिखा है। अब हम सॉलिड एटम नहीं लेंगे, सॉलिड एटम कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते। जो गैसियस स्टेज में एटम होते हैं वो न्यूट्रल एटम होना चाहिए और आइसोलेटेड फ्री स्टेट में होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में, तब उससे हम आयन को अलग नहीं कर सकते। न्यूट्रल होना चाहिए और आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उस न्यूट्रल गैसियस एटम में से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत हमें पड़ती है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सपोज एम इज़ कोई एलिमेंट है एम, उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया, निकालने के लिए वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम प्लस। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना, गेन करने पर नेगेटिव चार्ज आता है एंड लूज़ करने पर प्लस चार्ज आता है। तो एम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, कोई एलिमेंट था, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आयन फॉर्म, एम पॉजिटिव प्लस ई इलेक्ट्रॉन इज रिलीजेज। अब इसमें अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड कितनी हुई, डेल्टा एच। सपोज डेल्टा एच इज़ द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर दिस आयनाइजेशन। डेल्टा एच रिक्वायरमेंट एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें ज़रूरत क्यों होती है, हम एनर्जी क्यों दे रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को निकालने, वो ऐसे भी निकल सकता है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अट्रैक्टेड किस फोर्स से रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू K(Q1 Q2 अपॉन R²। ऐसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कैसे रहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े रहते हैं, लिंक रहते हैं। अब ये कंबाइंड फॉर्म में जुड़े हुए हैं, कुछ अट्रैक्शन फोर्स है, तो उनको निकालने के लिए, वो ऐसे तो नहीं निकल सकते, उनको निकालने के लिए उन इलेक्ट्रॉन्स को जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट शेल में, तो हम एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो जाके वहाँ से अलग होंगे। तो वो कहाँ जाते हैं, इन्फिनिटी तक। तो डेल्टा एच इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द आयनाइजेशन। डेल्टा एच में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आपको डेल्टा एच की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है इट मीन्स एनर्जी रिलीज़ हुई है। इफ़ डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। नेगेटिव वैल्यू एनर्जी रिलीज़। अब एनर्जी रिलीज़ कौन सी प्रोसेस में होती है, एक्सोथर्मिक। आपने पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। तो डेल्टा एच की वैल्यू जब नेगेटिव होती है इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इफ़ डेल्टा एच वैल्यू इज़ पॉजिटिव, एनर्जी एब्जॉर्ब, इट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हम उसे आयन में कन्वर्ट करें, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसे हम आयन में कन्वर्ट करें तो उसमें एनर्जी हम दे रहे हैं, तो एटम जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितने वोल्ट एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो उसकी यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होते हैं। ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम किलो जूल पर मोल में अगर कन्वर्ट करने के लिए तो 96 किलो जूल पर मोल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अब नेक्स्ट है सक्सेसिव ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स कोई एम, अभी सपोज हमने एलिमेंट लिया था एम इज़ कोई एलिमेंट है, एम में से एक इलेक्ट्रॉन हमने लूज़ किया,
ठीक है, रिलीज़ किया एक इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कुछ एनर्जी थी, तो उसे हमने बोल दिया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि उसका पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, M+ में, और 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपको दिख रहा होगा, ये वाली रिएक्शन आप देखेंगे, ये वाली, ये इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ये आपको दिख भी रहा होगा, ये वाली M इस कन्वर्टेड इनटू, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, M+ में कन्वर्ट होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी IE1, इसे IE1 से डिनोट करते हैं। ऐसे ही अगर यही M+ से दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम रिलीज़ करेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये सेकेंड वाली आप देखेंगे तो M2+ लिखा है, तो M2+ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज, दिस आयनाइजेशन एनर्जी इज कॉल्ड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज़ डिनोटेड बाय IE2। आपको दिख भी रहा होगा, ये देखो, ये IE2 से डिनोट किया हुआ है। सेकेंड वाली को IE2, इसके बाद आप यही सेकेंड वाली जो M2+ है, फिर से ये एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से रिलीज़ करेंगे, इस वाली से, ये वाली थर्ड वाली जो आपको दिख रही है, M2+, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजेस टू फॉर्म M3 पॉजिटिव एंड प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज़ डिनोटेड बाय IE3। अब ये सक्सेसिव आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी वाली ज़्यादा होगी, तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हमने, तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब जो और इलेक्ट्रॉन होंगे बाकी के, उन इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस से अटैचमेंट होगी वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा क्लोज होंगे, तो उनको निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे हम एनर्जी की बात करें, कौन सी वाली एनर्जी ज़्यादा होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है इन कंपैरिजन टू सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड इन कंपैरिजन टू थर्ड आयनाइजेशन, सबसे ज़्यादा होगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगी, ज़्यादा क्लोज है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली पैक्ड होगी ज़्यादा चार्ज की वजह से, और उन पास वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो पहले जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है, उससे ज़्यादा होती है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और सबसे ज़्यादा होती है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको ऑर्डर नीचे दिख रहा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी 3 इज़ ग्रेटर, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज़ ग्रेटर, आयनाइजेशन एनर्जी 1, इनका ऑर्डर आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है फैक्टर ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनमें आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। फर्स्ट इज़ एटॉमिक साइज़। अब एटॉमिक साइज़, जितना बड़ा एटॉमिक साइज़ होगा, इलेक्ट्रॉन उतना लूज़ पैक्ड होंगे, उतना मतलब न्यूक्लियस से दूर होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब बिखरे हुए होंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, एनर्जी कम लगेगी। तो लार्ज साइज़, बड़ा साइज़, इट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, और जितना स्मॉल साइज़ उतना वो क्लोज पैक्ड होंगे न्यूक्लियस के साथ, तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्लोजली पैक्ड विद न्यूक्लियस, मोर आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्टेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ जितना कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा लगेगी, एटॉमिक साइज़ जितना बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम लगेगी। अपोज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। सेकेंड है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इज डिनोटेड बाय जेड। आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो हैं उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए हैं। अब वो न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा उससे लिंक्ड रहेंगे, कंबाइंड रहेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए, उन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ज़्यादा। मोर न्यूक्लियर चार्ज ऑन एटम, किसी भी एटम पर अगर ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, सो हाई आयनाइजेशन एनर्जी, अगर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर उसका न्यूक्लियर चार्ज कम है तो लो आयनाइजेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। थर्ड इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करती है। आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्टेबल कन्फिग्रेशन। अब स्टेबल कन्फिग्रेशन होता क्या है? स्टेबल कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। स्टेबल का मतलब वो स्टेबल है, ठीक है, उसे बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन लूज़ क्यों करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो स्टेबल
कन्फिग्रेशन वो कन्फिग्रेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी टफ, उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत टफ हो जाता है। इट मीन्स उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ है, इट मीन्स हाई एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो स्टेबल कन्फिग्रेशन कौन से होंगे, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना बता दिया है कि कैसे पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एफ में 14 एंड एस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कन्फिग्रेशन। और इन दोनों की बात करें कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू हाफ फील्ड। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों स्टेबल होते हैं। अब हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन कौन से होते हैं, हाफ फील्ड मतलब आधे भरे हुए, जो ऑर्बिटल होंगे आधे भरे हुए होंगे। जैसे एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, लेकिन आधा कर देंगे तो उसमें एस में 1। पी में आ सकता है मैक्सिमम 3, तो मैक्सिमम आ सकते हैं 6, तो उसका आधा कर देंगे 3। डी में मैक्सिमम आ सकते हैं 10, 10 का आधा 5, तो ये हाफ फील्ड हो गए, यानी कि 14 आते हैं एफ में, उसका आधा हो गया 7। तो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन और फुल फील्ड जो आपको पता ही है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14, अगर ये सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हाफ फील्ड या फुल फील्ड, तो वो उससे बोलेंगे हम स्टेबल कन्फिग्रेशन। अब बात आ जाती है आयनाइजेशन एनर्जी कैसे डिपेंड करती है। इफ़ एटम हैज़ स्टेबल कन्फिग्रेशन है, हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, सो वेरी डिफिकल्ट टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इट मीन्स हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी स्टेबल कन्फिग्रेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल P3 क्या है, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से पता लग जाएगा कौन सा हाफ फील्ड है फुल फील्ड। तो हाफ फील्ड का मतलब P3, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, बट ये क्या है 3 है, तो इट मीन्स ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन स्टेबल कन्फिग्रेशन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना डिफिकल्ट हो जाता है। इट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। ऐसे P6 कन्फिग्रेशन, P6 मीन्स फुल फील्ड कन्फिग्रेशन है, पी में मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फुल फील्ड कन्फिग्रेशन भी स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। फोर्थ इज पेनिट्रेशन इफेक्ट और सबशेल इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब है न्यूक्लियस के जो ज़्यादा पास होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के जो ज़्यादा पास होगा, जो भी ऑर्बिटल या सबशेल न्यूक्लियस के जो ज़्यादा पास होगा, इट मीन्स उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी यानी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज कौन होता है, एस ऑर्बिटल, एंड उसके बाद पी, क्योंकि एस का जो साइज़ होता है आपने देखा है स्फेरिकल इन शेप होता है, पी का होता है डम्बल शेप, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूर दूर होंगे इन द न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होंगे। एंड डी में भी डम्बल शेप और उसमें फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है एफ में। तो इन एस में बहुत क्लोज होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट पे भी डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी। एस मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है एस सबशेल, सो इलेक्ट्रॉन लॉसेस फ्रॉम एस इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इनका जो ऑर्डर है, एस की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो ज़्यादा होती है उससे कम होती है पी ऑर्बिटल, उसके बाद डी की, उसके बाद एफ की। अगर इलेक्ट्रॉन आपका एस में है, आपको कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाए कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, और एक की एलिमेंट की आ रही है एस में इलेक्ट्रॉन, एक की आ रही है पी में, तो आप डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि हाँ एस की जो जिसमें एस में इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, बिकॉज एस इज़ मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी में वेरिएशन कैसे होती है अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द अलोंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद है तो अलोंग अ पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड। अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ये आपको पता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। तो आपको एक पीरियड दिया हुआ है LI BE, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब लेफ़्ट टू राइट जाने पर, लिथियम टू नियॉन जाने पर, नियॉन इज़ अ नोबल गैस हमेशा स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करती है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। सेकेंड, अलोंग अ ग्रुप। अगर ग्रुप की बात करें तो टॉप टू बॉटम हम देखते हैं। एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और एटॉमिक साइज में आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या इफेक्ट पड़ता है कि जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज बढ़ता है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। बिकॉज ऑफ एटॉमिक साइज बढ़ने पर
एटम का साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर दूर रहेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना लूज़ करना इजीली हम कर सकते हैं, कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करती है। यहाँ पे एक ऑर्डर भी दिया हुआ है, H हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबीडियम। ऊपर से टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी डिक्रीजेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ कि इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। पीरियड वन में बात करें तो 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2। द कन्फिग्रेशन इज़ 1 हाफ फिल्ड, हम फुल फिल्ड बोल सकते हैं कि इसमें s के 1 इलेक्ट्रॉन, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज आपको पता है यहाँ पर 1 है न्यूक्लियर चार्ज, वहाँ पर 2 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ द न्यूक्लियर चार्ज, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज़ कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ही हैज़ हाईएस्ट, और भी क्या रीज़न है कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है हीलियम की? बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन। आप देख रहे हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हैं, एक ही ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हैं। तो फुलफिल कन्फिग्रेशन मोर स्टेबल, और स्टेबल कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हाई आयनाइजेशन एनर्जी इसकी होती है। एंड एक और बात, अगर आपसे पूछा जाए, ये जेईई के मेंस में एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में किसकी होती है, तो उसका आंसर है हीलियम। क्योंकि टॉप टू लेफ़्ट टू राइट जाने पर सबसे फर्स्ट पीरियड में यही प्रेजेंट है। लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करती है, लेकिन हम अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीज़ करती है। तो नीचे तो आप नहीं बोल सकते कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो सबसे ऊपर का जो एलिमेंट है फर्स्ट पीरियड में, लेफ़्ट टू राइट, ही हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इट मीन्स हीलियम। हीलियम की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है इन द पीरियोडिक टेबल, बिकॉज हीलियम इज़ द नोबल गैस। हीलियम एक नोबल गैस है और फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन भी है। पीरियड सेकेंड पीरियड आपको याद हो, अगर सेकेंड पीरियड ऑर्डर क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये ऑर्डर है सेकेंड पीरियड। उनकी एटॉमिक नंबर लिखे हैं नीचे, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। इन लेफ़्ट टू राइट जाने पर आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, आपको एक और चीज़ भी याद रखनी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाली बात भी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इनका सबका किया कि लिथियम का होता है 1:2s1, एस में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे हमने बोरॉन का किया, ये आपको दिख रहा होगा, ये बोरॉन का किया है 1:2s1 2p1। ऐसे बेरिलियम का 1:2s2, ठीक है, और कार्बन का 1:2s2 2p2। तो इसमें सबका हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इनको देखा कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कन्फिग्रेशन कौन कौन से। तो लिथियम में देखिए आप 2s1 है, हाफ फिल्ड है। बाकी के इनका ऑर्डर, वैसे आपको पता है कि एक्चुअल में जो ऑर्डर होना है, लिथियम से नियॉन की तरफ हम जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करेगी। बट कुछ इसमें एक्सेप्शन है। जो बेरिलियम है, बेरिलियम अगर आप देखें, ये वाला बेरिलियम आप देखें 1:2s2 है, ये फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन है। 2s2, एस में 2 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट फुलफिल्ड है, इट मीन्स ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है। ये अपने से एक जो आगे एलिमेंट है बोरॉन से ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करता है। करनी चाहिए कम, लेकिन ये बोरॉन से ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करता है बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जब इनका ऑर्डर हम लिखेंगे, वैसे जनरल ऑर्डर होगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन की। अगर आपसे पीरियड में पूछा जाए कि पीरियड सेकंड में क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आप बोलेंगे लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ करती है। बट अगर इनका ऑर्डर आ जाए आपको लिखने के लिए, तो आप ऑर्डर लिख लेंगे जब, तो लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, फिर उसके बाद बोरॉन आता है, बेरिलियम ना आकर के आता है बोरॉन, बिकॉज बेरिलियम हैज़ अ फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन। फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन होने की वजह से स्टेबल होता है। उस स्टेबल कन्फिग्रेशन में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इन कंपैरिजन टू बोरॉन। तो लिथियम के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे बोरॉन है, उसके बाद बेरिलियम, फिर उसके बाद कार्बन, ठीक है। कार्बन के बाद आना चाहिए था नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन का केस आप देखें यहाँ पे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p3, दिस इज 2p3, इट मीन्स हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। और हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन को आप देखें तो वो हाफ फिल्ड नहीं है, तो उसके कंपैरिजन में हाफ फिल्ड वाला जो कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल है।
ठीक है। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर। तो इसीलिए आप कार्बन के बाद आप देखेंगे आना चाहिए था नाइट्रोजन, बट क्या लिखा है ऑक्सीजन ऑर्डर, उसके बाद नाइट्रोजन, क्योंकि वो फुल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। नाइट्रोजन के बाद यहाँ पे फ्लोरीन आना था बच्चों, यहाँ पे फ्लोरीन लिख देना आप लोग, ये यहाँ पे फ्लोरीन एस की जगह मिस्टेक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे एस आना था। नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन। तो ये ऑर्डर है आपका। पीरियड थर्ड में भी सेम वैसे ही है। आपको वही कहीं भी आपको देखना है तो आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ज़रूर देखिएगा। अगर अलग अलग एलिमेंट हैं तो सिमिलर एलिमेंट का केस कुछ अलग होता है। सेम एलिमेंट में आपसे पूछा जाए किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है तो वो केस भी मैं अभी आपको बताऊंगी, बट ये अलग अलग एलिमेंट हैं। तो ये पीरियड थर्ड है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। इनका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी वैलेंस जो आउटर मोस्ट शेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने खाली लिखा है। तो सोडियम में 3s1 थर्ड है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है सारे 3s1, मैग्नीशियम में 3s2, एल्यूमिनियम 3p1, सिलिकॉन 3p2, उसके बाद फास्फोरस 3p3, सल्फर 3p4, 3p5, क्लोरीन, आर्गन 3p6। आर्गन का ज़्यादा ही होगा कि अलॉन्ग अ पीरियड आर्गन इज़ द नोबल गैस हैज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सो इट्स हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। वैसे आपका सोडियम, जनरली आपसे पूछा जाए सोडियम टू आर्गन जाने पर पीरियड 3 में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, बट इन केस आप मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन देखिए 3s2, दिस इज़ फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसकी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, इस लूज़ करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। तो इनका जो ऑर्डर है तो सोडियम के बाद आना चाहिए था मैग्नीशियम को, बट आता है एल्यूमिनियम बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम हैज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन टू मोर डिफिकल्ट टू लूज अ इलेक्ट्रॉन एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। उसके बाद सिलिकन, सेम ऑर्डर चलेगा सिलिकन। अब आप देखेंगे सिलिकन के बाद आना चाहिए था फॉस्फोरस को, बट फॉस्फोरस ना आकर के क्या होना है सल्फर। ऑर्डर अगर आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आप यहाँ देख रहे हैं ये सिलिकन के बाद आना चाहिए था फॉस्फोरस को। फॉस्फोरस हैज़ ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू अदर। तो सिलिकन के बाद फॉस्फोरस ना आके क्या आया सल्फ़र, सल्फ़र के बाद फॉस्फोरस। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गन लास्ट में। ऐसे हम ग्रुप की बात करें, ये पीरियड्स की बात थी। उसके बाद ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। ये आपको याद होना चाहिए। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। बिकॉज ऑफ एटॉमिक साइज इंक्रीज, ज़्यादा जितना बड़ा साइज तो इलेक्ट्रॉन उतनी डिस्पर्स्ड होंगे, फैले हुए होंगे, तो उतना अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ नहीं होगा, तो उन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ईजीली हम कम एनर्जी देकर भी उनकी आयनाइजेशन लूज़ कर सकते हैं, आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे सबसे पूछा जाए कि लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट तो मैंने आपको बता दी कि सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है हीलियम की, लेफ़्ट टू राइट जाने पर फर्स्ट पीरियड में। बट सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में किसकी होती है सीजियम की। सीजियम हैज़ वेरी लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी E1 IE1 फर्स्ट, IE2 ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन में होते हैं 8, 1s2 2s2 2p4। अब p में 4 इलेक्ट्रॉन है, आप इसके यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग दिखाई गई है। 4 इलेक्ट्रॉन 1 1 2 और 3 4। अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ना ये हाफ फिल्ड है ना ये फुल फिल्ड है, तो कैसा हो गया अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ईजिली हम लूज़ कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन को। तो आयनाइजेशन एनर्जी IE1 से लिखा है तो इट इज़ कन्वर्टेड टू O पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया किस में कन्वर्ट हो जाएगा O पॉजिटिव। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 2p3, 2p3 मीन्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन IE2। अब इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना, लूज़ करना मोर डिफ़िकल्ट,
ठीक है, डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम नाइट्रोजन, अब हमें कंपेयर करना है, पहले मैं आपको कन्फिग्रेशन से बता रही हूँ, उसके बाद कंपेयर करना है दोनों की एनर्जी में। नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2p3, 3 में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है, स्टेबल है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इस स्टेबल कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट वाली है, ये वाली फर्स्ट वाली, वो कम होगी इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में अनस्टेबल कन्फिग्रेशन से हम इसको निकाल रहे हैं बाहर, तो वो इजीली निकाल सकते हैं कम एनर्जी। और नाइट्रोजन के केस में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, बिकॉज हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन इज़ मोर स्टेबल टू मोर डिफिकल्ट टू लूज अ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। इसीलिए यहाँ पे लिखा भी आप देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी हम बात करें सेकेंड की, अब नाइट्रोजन से नाइट्रोजन प्लस में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रिलीज़ करने के बाद कौन से कन्फिग्रेशन 2p2 कन्फिग्रेशन में आ गया, तो ये अनस्टेबल हो गया है। बट ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन के केस में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन 2p3 ये स्टेबल हो गया। अब इस स्टेबल कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, स्टेबल कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, क्योंकि ये अनस्टेबल कन्फिग्रेशन हो गया, अब ये स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे लिखा है IE2 लास्ट में देख रहे होंगे आप, IE2 मीन्स ऑक्सीजन का जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रेटर है किससे, नाइट्रोजन की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से। ग्रुप एक्सेप्शन में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, आपको पता है, ऊपर से टॉप टू बॉटम जाने पे ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए बोरॉन का, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। बट ग्राफिकली हमने देखा गया ग्राफ में कि एटॉमिक साइज़ नीचे दिया है, एटॉमिक साइज़ और साइड में आयनाइजेशन एंथैल्पी की बोरॉन की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद थैलियम की है, बिकॉज थैलियम लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से उसका साइज़ छोटा हो जाता है, छोटे साइज़ हो गया तो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो उसको लूज़ करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, आपको ग्राफ में दिख रहा होगा। इसके बाद गैलियम भी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसका साइज़ छोटा हो जाता है, तो मोर डिफिकल्ट टू लूज़ अ इलेक्ट्रॉन, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। उसके बाद एल्यूमिनियम और इंडियम, ये कुछ एक्सेप्शंस थे। इसके बाद है मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करते हैं दोनों कैरेक्टर। आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर डिक्रीज़ करती है, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करती है, इट मीन्स डिक्रीज़ कहाँ पर करती है, टॉप टू बॉटम जाने पर, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करती है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल ईजिली हो जाता है। डिक्रीज़ करने का मतलब है हमें उसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज़ कर पा रहे हैं, इट मीन्स मेटल, दीज आर मेटल, उसको हम बोलेंगे मेटल, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पीज इंक्रीजेस, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन रिमूवर मोर डिफिकल्ट देन दीज आर द नॉन मेटल। इन पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो पीरियोडिक टेबल में आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। एंड टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, सो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अब मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिटिक होते हैं। तो मेटल कहाँ, बॉटम जाने पर, तो टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिसिटी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटल्स आती हैं। लेफ़्ट टू राइट आपने पीरियोडिक टेबल में आपको मैंने बताया कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा। तो आपको ये फिगर आउट में दिखा दिया यहाँ पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी इट डिक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिसिटी इंक्रीजेस, ये शॉर्ट में है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ये एरो जो ऊपर है वो इंक्रीज़ का होता है और जो एरो नीचे है वो डिक्रीज़ का साइन होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये आपको दिया हुआ है Li2O, Na2O, K2O, ये जो है ये ग्रुप का है, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है Li2O,
लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का एंड पोटेशियम के ऑक्साइड्स हैं, तो टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिसिटी इंक्रीज़ करती है बिकॉज मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। ऐसे ही नीचे आपको दिया है Be2O एंड B2O3 BCO2 एंड 2,5। दीज आर द सेकेंड ग्रुप, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं ये सारे। तो टॉप टू लेफ्ट टू राइट जाने पर बेरिलियम टू नाइट्रोजन एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं। ये था आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। थैंक यू।